हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब अपने घर पर स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। मैं विजय कौशिक, आपका इकोनॉमिक्स टीचर, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वीवीएन सर्स कॉमर्स क्लासेस में। स्टूडेंट, जैसा आपको पता है, हमने पिछली क्लास में आईडी के चैप्टर 1 के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करने शुरू किए थे और हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर चुके हैं, जो कि पहले पार्ट था वीडियो का। आज मैं लेकर आया हूं उसी क्वेश्चन आंसर्स का पार्ट सेकंड, जिसमें हम इस फाइल में जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं उन्हें कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। अगर आपने इससे पहले वाला पार्ट नहीं देखा है तो पहले उस पार्ट को देखिए, तभी आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। और इन दोनों पार्ट को देखने से पहले जो हमने 6 वीडियोस में इस चैप्टर को कंप्लीट किया है, पहले वो देखेंगे तो और ज्यादा फायदा होगा। ये फाइल आपने पिछली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से डाउनलोड कर ली होगी, अगर नहीं की है तो आप कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को, जो आपको यहाँ पे इसका लिंक मिल जाएगा, यहाँ से टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा डॉक्यूमेंट्स टाइमली आपको अवेलेबल करवाई जा सके। हमारे यूट्यूब चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, ताकि टाइमली आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। आपकी लगातार अकाउंट्स की, इकोनॉमिक्स की, बिजनेस की क्लासेस शेड्यूल कर दी गई है, तो आप उन क्लासेस को देखें, फायदा उठाएं और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि सबको फायदा मिल सके। तो चलिए इस क्लास को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक डिस्कशन कर लिया था। आज का हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 8, विच इज रिगार्डेड एज द डिफाइनिंग ईयर टू मार्क द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन फ्रॉम इट्स फर्स्ट टू द सेकंड डिसाइसिव स्टेज। तो पहले तो आप डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का मतलब समझिए क्या होता है। डेमोग्राफिक का मतलब होता है रिलेटेड टू पॉपुलेशन, और डेमोग्राफिक प्रोफाइल का मतलब होता है रिलेटेड टू पॉपुलेशन। डेमोग्राफिक प्रोफाइल का मतलब होता है कि पॉपुलेशन एंड पॉपुलेशन से रिलेटेड एग्रीगेट्स। तो यहां पे पूछा है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, ट्रांजिशन का मतलब चेंज। तो बेसिकली क्वेश्चन में ये पूछा है कि जो हमारी पॉपुलेशन में चेंजेस आए हैं, जो हमारे पॉपुलेशन में चेंजेस आए हैं टाइम टू टाइम, तो उस चेंजेस में फर्स्ट टू सेकंड स्टेज का जो चेंज है वो किस ईयर से शुरू हुआ था। तो हमारी पॉपुलेशन में जितने भी चेंजेस आए उसे हम 3 स्टेजेस में स्टडी करते हैं। पहला है 1881, दूसरा है 1991। तो यहाँ पे दूसरा ही पूछा है, फर्स्ट टू सेकंड, तो आंसर तो आपका इसका 1921 हो जाएगा, लेकिन एक बार समझिए कि क्या कुछ है इसमें। तीसरा है 1951। तो देखिए हमारे देश में सबसे पहले जनगणना, सेंसस, पॉपुलेशन काउंटिंग हुई थी 1881 में। तो स्टार्टिंग हुई है 1881 से, ये पहली स्टेज है। इससे पहले तक हमारे कंट्री में पॉपुलेशन की काउंटिंग नहीं की जाती थी, जिसे सेंसस के नाम से जाना जाता है। तो सेंसस की शुरुआत हुई 1881 से, यह है फर्स्ट स्टेज। 1881 से लेके 1921 तक, यानी कि लगभग 40 साल तक हमारी पॉपुलेशन अनसर्टेन थी, यानी कि उसका कोई फिक्स्ड ट्रेंड नहीं था। अनसर्टेन का मतलब कोई फिक्सिटी नहीं थी। ऐसा नहीं था कि लगातार पॉपुलेशन बढ़ रही थी, ऐसा भी नहीं था लगातार पॉपुलेशन घट रही थी। क्या होता था, कभी तो पॉपुलेशन बढ़ जाती थी, कभी पॉपुलेशन कम हो जाती थी, फिर बढ़ जाती थी, कम हो जाती थी, यानी कि कोई फिक्स्ड पैटर्न देखने को नहीं मिलता था हमें फर्स्ट स्टेज में। इसके बाद सेकेंड स्टेज शुरू हुई 1921 में। 1921 को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड के नाम से भी जाना जाता है। तो एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड किस ईयर को कहा जाता है, तो 1921। एक आप आगे चल के ईयर ऑफ डिवाइड भी पढ़ेंगे, वो अलग है। ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड पूछे तो वो 1921 है। ये पूछ ले क्यों, तो वो क्यों इसलिए है क्योंकि 1921 से पहले तक पॉपुलेशन अनसर्टेन थी, कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं था। 1921 ऐसा साल था जिसके बाद से हमारी पॉपुलेशन में एक फिक्स्ड पैटर्न देखने को मिला। वो फिक्स्ड पैटर्न ये था कि 1921 के बाद लगातार पॉपुलेशन बढ़ती गई, लगातार पॉपुलेशन इंक्रीज होती गई, इसलिए इसे ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहा जाता है, क्योंकि उसके बाद एक सर्टेनिटी देखने को मिल गई हमारी पॉपुलेशन के ट्रेंड में। अब 1921 से 1951, 30 साल तक पैटर्न तो फिक्स हो गया, पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही थी, लेकिन वो बढ़ोतरी या वो इंक्रीज इतनी ज्यादा नहीं थी कि जो हमारे लिए चिंताजनक हो। यानी कि इंक्रीज तो हो रहा था, बट इट वाज नॉट इंक्रीजिंग विद एन अलार्मिंग रेट।
बहुत ज्यादा रेट से इंक्रीज नहीं हो रहा था। 1951 ऐसा ईयर था जिसके बाद पॉपुलेशन तो बढ़ ही रही थी, बढ़ तो पहले भी रही थी, बट ये पॉपुलेशन की रेट अलार्मिंग हो गई थी। अलार्मिंग का मतलब हमारे लिए चिंताजनक हो गई थी। इसके बाद पॉपुलेशन बहुत हाई रेट से बढ़नी शुरू हो गई थी। तो ये था तीसरी स्टेज। ठीक है, तीसरी स्टेज इसमें अलार्मिंग रेट से ये इंक्रीज होना शुरू हो गया था। तो इन्होंने पूछा फर्स्ट टू सेकंड स्टेज में जो चेंज हुआ है, तो वो हुआ है 1921 में। अगर आपसे सेकंड टू थर्ड में पूछ लेंगे तो आप बता देंगे 1951। तो 1921 हमारा वो डिफाइनिंग ईयर था। अगला क्वेश्चन है, अंडरस्कोर सम ऑफ द इंडियाज मोस्ट क्रूशियल इकोनॉमिक चैलेंजेस एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। कि इंडिपेंडेंस के समय हमारे देश में कौन कौन से इकोनॉमिक चैलेंजेस देखने को मिल रहे थे, ऐसे चैलेंजेस जो हमारी इकोनॉमी से रिलेटेड ज्यादा थे। अब आप अगर ये आंसर देखेंगे तो इस आंसर में कुछ इकोनॉमिक के साथ साथ सोशल चैलेंजेस भी गिवन है। मैंने आपको पिछली वीडियो में इकोनॉमिक और सोशल के बीच में डिफरेंस बताया था। ठीक है, तो अगर मैं स्पेसिफिकली इकोनॉमिक की बात करूं तो इकोनॉमिक में आप बता देंगे कि जो जीडीपी रेट थी वो बहुत कम थी, लेस देन 2% जीडीपी की ग्रोथ रेट थी। पर कैपिटा इनकम भी 0.5% ही उसकी ग्रोथ रेट थी। डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट, ये भी इकोनॉमिक का पॉइंट आ जाएगा आपका कि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज धीरे धीरे डिक्लाइन हो गई थी, जिससे हमारी इकोनॉमी पे बुरा असर पड़ा। इनएडिक्वेट इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये भी आपका इकोनॉमिक चैलेंज का पार्ट है। हमारी पॉपुलेशन एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट थी और एग्रीकल्चर सेक्टर ज्यादा प्रोस्पेरस था नहीं। ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन, पुरानी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता था कल्टीवेशन के लिए, मॉडर्नाइजेशन नहीं था। अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट, ये बहुत ज्यादा देखने को मिल रही थी कि हमने पिछले टॉपिक में देखा था पिछली क्लास में कि जब इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज धीरे धीरे खत्म हो गई थी तो जो लोग उसमें रोजगार करते थे, जो काम करते थे, उन्हें काम से निकाल दिया गया था। अब वो बेरोजगार हो गए तो देश में बेरोजगारी बहुत ज्यादा आ गई। ये भी इकोनॉमिक चैलेंज में आप बता सकते हैं। इसी को सोशल में भी थोड़ा सा कन्वर्ट करके बताया जा सकता है। फिर आपका आता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ज्यादा था, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम थी, लिटरेसी रेट भी कम था। लिटरेसी रेट अगर आपको डाटा याद हो तो 16% के अराउंड था ओवरऑल, जिसमें फीमेल लिटरेसी रेट was अराउंड 7% ओनली। ये आपका सोशल चैलेंज का पार्ट है। पॉवर्टी बहुत ज्यादा थी, ये भी सोशल चैलेंज का पार्ट है। मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि सोशल सेक्टर होता है हेल्थ और एजुकेशन से रिलेटेड। ठीक है, तो ये कुछ चैलेंजेस हैं जो हमने बताए हैं। अगर क्वेश्चन बड़े नंबर का आता है 4 से 6 का, तो आप प्रॉपर हेडिंग देके इन्हें एक्सप्लेन कर देंगे। कोशिश ये करें कि जितने नंबर का क्वेश्चन होता है उतने पॉइंट्स लिखे जाए, और जहां तक संभव हो हर आंसर को पॉइंट्स में लिखने की कोशिश करें। पॉइंट्स लिखे, प्रॉपर हेडिंग दे, हेडिंग को अंडरलाइन करें पेंसिल से और फिर उसे आप एक्सप्लेन करें। ठीक है, अगर देखिए पॉइंट्स आप इस तरीके से लिखिए 1 2 3 4। अगर 4 नंबर का क्वेश्चन है तो आप ये 4 पॉइंट्स लिख देंगे। अगर इन केस आपको 4 पॉइंट याद नहीं रहते हैं और 4 नंबर का क्वेश्चन है तो इस तरीके की नंबरिंग डालने के बजाय आप दूसरे सिंबल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि एरो का इस्तेमाल कर लें, स्टार का इस्तेमाल कर लें, इस तरीके का इस्तेमाल करें। क्योंकि देखिए हर चीज के ना दो पहलू होते हैं, फायदा भी होता है, नुकसान भी होता है। अगर आप इस तरीके से नंबरिंग लिखते हैं तो एग्जामिनर क्या देखता है, एग्जामिनर के पास इतना टाइम तो होता नहीं, वो सीधा देखेगा अच्छा 4 पॉइंट लिखे हुए हैं, प्रॉपर हेडिंग है, फटाफट मोटी मोटी रीडिंग की और पूरे नंबर मिल गए। उसमें अगर आपने कुछ टॉपिक बेशक एक आधा स्किप हो गया तो भी एग्जामिनर पूरे नंबर दे देगा, क्योंकि 4 पॉइंट्स लिखे हैं सफिशिएंट है। लेकिन अगर आपने पॉइंट्स लिख दिए 3 लेकिन बेशक टॉपिक सारा कवर कर दिया, तो हो सकता है एग्जामिनर के माइंड में आए कि 4 नंबर का क्वेश्चन था, नंबरिंग उसने सीधी देखी 1 2 3, 3 पॉइंट लिखे 3 नंबर दे दिए। तो पहले तो आप कोशिश करेंगे इसी तरीके से नंबरिंग के साथ। अगर इन केस किसी क्वेश्चन में आपको ऐसा लगता है कि आप सफिशिएंट पॉइंट्स नहीं लिख पा रहे हैं तो आप सिंबल का इस्तेमाल करें, उससे ये इंप्रेशन जाता है कि पॉइंट्स लिखे हुए हैं और टॉपिक सारा कवर इसमें हो चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज इंडियाज फर्स्ट ऑफिशियल
census operation undertaken? When was India's first operation official census operation undertaken? Census का मतलब मैंने आपको अभी बताया, पॉपुलेशन की काउंटिंग। ये पूछा पहला सेंसस कब हुआ, पहली पॉपुलेशन काउंटिंग कब हुई? उसी टाइम पे हुई जब हमारे डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की पहली स्टेज शुरू होती है। अभी बताया मैंने आपको पिछले से पिछले क्वेश्चन में कि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की शुरुआत कब हुई है? 1881 में, जब पहली बार सेंसस हुआ था और कोई फिक्स्ड पैटर्न देखने को नहीं मिल रहा था हमें, कभी पॉपुलेशन बढ़ जाती थी तो कभी पॉपुलेशन कम हो जाती थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंडिकेट द वॉल्यूम एंड डायरेक्शन ऑफ ट्रेड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। ट्रेड मतलब फॉरेन ट्रेड। देखिए, जब भी आपसे फॉरेन ट्रेड के बारे में पूछा जाता है क्वेश्चन, या फॉरेन ट्रेड की कंडीशन पूछी जाती है, तो आप किसी भी देश या किसी भी समय के फॉरेन ट्रेड को एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं तो हम तीन चीजों का इस्तेमाल करते हैं उसके एक्सप्लेनेशन के लिए। उन तीन चीजों में से दो इस क्वेश्चन में गिवन है। हम वॉल्यूम देखते हैं कितनी है, उससे इंडिकेशन मिल जाता हमें। हम डायरेक्शन देखते हैं, साथ के साथ हम देखते हैं कंपोजिशन। मतलब बता देता हूं मैं ब्रीफली थोड़ा थोड़ा क्या होता है। कंपोजिशन ऑफ ट्रेड का तो मतलब होता है किन किन गुड्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, किस टाइप के गुड्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है। वॉल्यूम का मतलब होता है कितनी क्वांटिटी में इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है। और डायरेक्शन का मतलब है कितनी कंट्रीज के साथ ट्रेड हो रहा है। तो हालांकि क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बस वॉल्यूम और डायरेक्शन पूछा है, लेकिन अगर आप ये आंसर देखेंगे तो आंसर में तीनों ही पॉइंट्स मैंने कवर कर दिए हैं, वॉल्यूम भी, डायरेक्शन भी, कंपोजिशन भी। अगर बात करें वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम उस टाइम पे यानी कि इंडिपेंडेंस के टाइम पे मॉडरेट थी। ऐसा नहीं कह सकते कि फॉरेन ट्रेड बहुत कम था, फॉरेन ट्रेड ठीक ठाक था और सरप्लस ट्रेड था। सरप्लस ट्रेड तब होता है जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ज्यादा हो। तो इंडिया के एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ज्यादा थे, हालांकि उस सरप्लस ट्रेड का जो फायदा हो रहा था, जो कमाई हो रही थी, उसका इस्तेमाल इंडिया के बेनिफिट के लिए नहीं हो रहा था। ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ का हमने क्वेश्चन देखा, उन पर्पसेस के लिए उसका यूज हो रहा था। बात अगर करें वो कंपोजिशन की, किस किस टाइप के गुड्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा था, तो इंडिया तो प्राइमरी प्रोडक्ट का एक्सपोर्टर बन के रह गया था, यानी कि रॉ मटेरियल को ही एक्सपोर्ट कर रहा था। क्यों कर रहा था वो हमने पिछले क्वेश्चंस में डिस्कस किया था। और इंपोर्टर बन के रह गया था फिनिश्ड गुड्स का। जो फिनिश्ड गुड्स थे उन्हें इंपोर्ट कर रहा था। फिनिश्ड गुड्स में भी मेनली दो टाइप के, एक तो टेक्सटाइल गुड्स यानी कि कपड़े जो कि ब्रिटेन से ले रहे थे, और एक कैपिटल गुड्स, ऐसे गुड्स जो बेसिकली जिनकी एग्जांपल है मशीनरी, जिनकी मदद से दूसरे गुड्स तैयार होते हैं। क्योंकि इंडिया में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज खत्म हो गई थी, ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज थी, तो दूसरे देश से गुड्स मंगवाने पड़ रहे थे। कैपिटल गुड्स की इंडस्ट्री इंडिया में थी नहीं। अगर कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन करना चाह रहा था, खुद की इंडस्ट्री ओपन करना चाह रहा था, तो दूसरे देश से कैपिटल गुड्स परचेज करने पड़ते थे। बात करें डायरेक्शन की, तो कल हमने सिस्टमेटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन में डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी पढ़ी थी, जिसमें यह कहा गया था कि ब्रिटेन के साथ तो फ्री इंपोर्ट एक्सपोर्ट था, फ्री एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल एंड इंपोर्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स फ्रॉम इंडिया, और बाकी कंट्रीज के साथ टैरिफ रेट बहुत ज्यादा कर दिया था, टैक्स बहुत ज्यादा कर दिया था। तो जिसका इंप्लीकेशन ये हुआ था कि इंडिया के ऊपर ब्रिटिश का मोनोपोली कंट्रोल था, यानी कि इंडिया का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जितना हो रहा था वो मेनली ब्रिटेन के साथ ही हो रहा था। और यहां पे जैसा बता रखा है कि मोर देन हाफ ऑफ इंडिया फॉरेन ट्रेड, आधे से ज्यादा फॉरेन ट्रेड ब्रिटेन के साथ था। बचा कुचा थोड़ा बहुत चाइना, श्रीलंका, पर्शिया, इन सारी कंट्रीज के साथ था। तो डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन भी लिमिटेड है। अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि ये तीनों मिलके क्या इंडिकेट करते हैं, तो तीनों मिलके इंडिकेट करते हैं हमारी इकोनॉमी की बैकवर्डनेस को। बैकवर्डनेस क्यों? क्योंकि देखिए हम फिर क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं, रॉ मटेरियल। आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा था, सबसे पहला लेक्चर आपने पढ़ा होगा जिसमें हमने देखा था रिसोर्सेज आर लिमिटेड। जब हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स पढ़ते हैं कि रिसोर्सेज कैसे होते हैं, लिमिटेड होते हैं, तो उन लिमिटेड रिसोर्सेज का हमें एफिशिएंट यूज करना चाहिए, खुद यूज करना चाहिए। हम खुद यूज करने के बजाय क्या कर रहे थे, ब्रिटिशर्स को दे रहे थे। अब इसके दो पहलू हैं। हम इसलिए भी दे रहे थे क्योंकि इंडिया सक्षम नहीं था उन रिसोर्सेज को यूज करने के लिए, क्योंकि इंडिया की इंडस्ट्रीज तो खत्म हो गई थी। हम फिनिश गुड्स को इंपोर्ट कर रहे थे, यानी कि हम सेल्फ रिलायंट नहीं थे, सेल्फ डिपेंडेंट नहीं थे, दूसरों के ऊपर निर्भर थे।
तो ये सारी चीजें बैकवर्डनेस को शो करती है। हम सिर्फ और सिर्फ एक कंट्री के साथ ही ट्रेड कर रहे थे, बाकियों के साथ ट्रेड नहीं कर रहे थे। बेशक हमारी वॉल्यूम ठीक ठाक थी, लेकिन वॉल्यूम भी तो देखो किस चीज की ठीक ठाक थी। माना एक्सपोर्ट ज्यादा थे, लेकिन एक्सपोर्ट रॉ मटेरियल के ज्यादा थे, जबकि होने चाहिए फिनिश्ड गुड्स के। माना इंपोर्ट ज्यादा थे, इंपोर्ट केवल उन्हीं चीज के करने चाहिए जो बहुत जरूरी हो, नेसेसिटी हो। जैसे हम आज के टाइम पे क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, पेट्रोल और डीजल, क्योंकि हमारे देश में बहुत कम है पेट्रोल डीजल, ना के बराबर है, तो भाई वो तो मजबूरी है। उस टाइम पे हमें इंपोर्ट क्या करना पड़ा था? फिनिश गुड, जिसमें भी टेक्सटाइल, कपड़े, जिसके लिए हम खुद मशहूर थे। तो ये सारी चीजें मिलकर ये इंडिकेट करती थी कि हमारी इकोनॉमी बैकवर्ड, हमारी टेक्नोलॉजीज भी बैकवर्ड थी, जो हम अपने रिसोर्सेज का खुद इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे। तो ये थे आपके शॉर्ट एंड लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस। अब हम करेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, जिसमें हम 1 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, इन्हें डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन आपका है, व्हाट वाज द मेन रीजन फॉर द स्टैग्नेशन इन द एग्रीकल्चर सेक्टर अंडर द ब्रिटिश रूल? अगर आपको ध्यान हो तो मैंने जब पहला वीडियो जब करवाई थी, पहली या दूसरी वीडियो, जिसमें हमने ये देखा था एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, के एग्रीकल्चर सेक्टर की स्थिति कैसी थी, तो उसमें हमने देखा था, अगर मैंने आपको बताया था, अगर 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाए कि एग्रीकल्चर सेक्टर की स्थिति कैसी है, तो आप बताएंगे एग्रीकल्चर सेक्टर वाज बैकवर्ड एंड स्टैग्नेट। बैकवर्ड था, बैकवर्ड का मतलब पिछड़ा हुआ। पिछड़ा हुआ कैसे? यानी कि हम जिस लेवल तक पहुंचने चाहिए थे उस लेवल तक नहीं थे। हमारी कंटेम्प्रेरी कंट्रीज, हमारी जैसी कंट्रीज जिन्होंने हमारे साथ सफर शुरू किया था, उनके मुकाबले हम पीछे थे। हम आउटडेटेड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे थे, पुरानी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे थे। स्टैग्नेशन का मतलब होता है लिटिल और नो ग्रोथ, यानी कि हमारी जीडीपी की ग्रोथ ना के बराबर थी। और मैंने आपको जब उसमें करवाए थे, दोनों के अलग अलग रीजंस बताए थे, स्टैग्नेशन के अलग कराए थे और बैकवर्डनेस के अलग बताए थे। यहां स्टैग्नेशन का पूछा है। जब आपसे स्पेसिफिकली पूछ लिया जाता है तो आपको स्पेसिफिक आंसर देना पड़ता है। तो स्टैग्नेशन का सबसे बड़ा रीजन मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था, जो इसका पार्ट 1 था, लैंड सेटलमेंट सिस्टम, जिसे लैंड रेवेन्यू सिस्टम, जमींदारी सिस्टम, 3 टायर सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। क्या है लैंड सेटलमेंट सिस्टम? ब्रीफली मैं बता देता हूं। एक 3 टायर सिस्टम था जिसमें 3 पार्टीज इन्वॉल्व थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट, जमींदार और पीजेंट्स। पीजेंट्स का मतलब छोटे किसान। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने क्या किया, जो छोटे मोटे किसान थे जिनके पास थोड़ी थोड़ी जमीनें थी, उन सबसे जमीनें छीन के जो जमींदार था उसे वो जमीनें दे दी। बदले में क्या किया? बदले में जमींदार को यह कह दिया कि आपको पूरी छूट है, आप इन किसानों से चाहे कितनी भी फसल उगवाओ और कितनी ही कमाई करो, हमें बदले में टैक्स चाहिए है बस। तो ये ऐसा सिस्टम था जिसमें जमींदार जो पहले से अमीर थे बहुत ज्यादा अमीर होते गए, अपने सोशल स्टेटस को बढ़ाने के लिए खर्चा बढ़ाते गए। जो पीजेंट्स थे, जो आम किसान थे, वो परपेचुअल इनडेटनेस में फंस गए थे। परपेचुअल इनडेटनेस का मतलब होता है ऐसी उधारी जो खत्म ही नहीं हो रही, बढ़ती जा रही है। एक जाल में फंस के रह गए थे, उधार लिया, उस उधार को चुकाने के लिए फिर उधार लिया, फिर उधार को चुकाने के लिए फिर उधार लिया। परपेचुअल, नेवर एंडिंग। परपेचुअल का मतलब होता है नेवर एंडिंग। तो इसका मेन रीजन था लैंड सेटलमेंट सिस्टम। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मेन फोकस ऑफ द इकोनॉमिक पॉलिसीज परस्यूड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट इन इंडिया? हमने इसी फाइल का जो पहला क्वेश्चन देखा था उसके 2 पार्ट से दूसरा पार्ट यही था कि इकोनॉमिक पॉलिसी का मेन फोकस क्या था। हमने देखा था इकोनॉमिक पॉलिसी का मेन फोकस था कि ब्रिटिशर्स अपने फायदे के लिए, क्योंकि इकोनॉमिक पॉलिसी पूछी तो इकोनॉमिक इंटरेस्ट लिख दिया, अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को बढ़ाना चाह रहे थे इंडिया के इकोनॉमिक सिस्टम को छोड़ के। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पर कैपिटा आउटपुट ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी? ये पर कैपिटा आउटपुट जीडीपी से रिलेटेड 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला, सबसे मेन कंट्रीब्यूशन किसका था इसे कैलकुलेट करने का? उसका आंसर है वीकेआरवी राव। फिर पूछा जाता है पर कैपिटा आउटपुट कितनी थी, तो वो 0.5% थी। ये ग्रोथ रेट है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, ग्रोथ रेट। कितने से बढ़ रही थी पर कैपिटा इनकम? हर साल 0.5% से बढ़ रही थी। क्वेश्चन पूछा जाता है
कि रियल जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी थी, जीडीपी कितनी ग्रोथ रेट से बढ़ रही थी, तो वो लेस देन 2%, लेस देन 2%। ये तीन इंपॉर्टेंट है जो कई बार पूछे जाते हैं। तो टोटल जीडीपी की ग्रोथ रेट तो लेस देन 2% और पर कैपिटा जीडीपी या पर कैपिटा आउटपुट 0.5%। अगला क्वेश्चन है, व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन डिपेंडेड ऑन एग्रीकल्चर अंडर द ब्रिटिश रूल। तो ब्रिटिश रूल यानी कि कॉलोनियल रूल की जब शुरुआत हुई उस टाइम की बात है, अंडर द ब्रिटिश रूल। ये आपकी 1947 वाली बात नहीं है, ये चीज ध्यान रखना। ये 1947 की बात नहीं है, ये बात कर रहे हैं 1757 से बाद की, 1757 से बाद और 1947 से पहले। 1947 में तो सबको पता इंडिपेंडेंस मिली थी। 1757 में क्या हुआ था ऐसा, 1757 से ब्रिटिश रूल की शुरुआत हुई थी बैटल ऑफ प्लासी से। बंगाल में एक लड़ाई लड़ी गई थी बैटल ऑफ प्लासी, जिसमें अंग्रेज जीते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी जीती थी, जिसके बाद अंग्रेजों का राज शुरू हुआ था। तो पूछा जाता है कॉलोनियल रूल कब शुरू हुआ, 1757 बाय बैटल ऑफ प्लासी। कितने साल तक अंग्रेजों ने राज किया, एग्जैक्ट तो 190 साल, लेकिन क्वेश्चन में यह भी आ जाता है अराउंड 200 ईयर्स। तो ये तो है आपका 85%, 85% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन वाज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। अगर किसी ने ये डाटे पढ़े हुए तो हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो कि सर कई जगह तो 72.7 गिवन है, आप बता रहे हो 85%। तो ये है कॉलोनियल पीरियड से पहले, यानी कॉलोनियल पीरियड के दौरान, ब्रिटिश रूल के दौरान 72.7 है ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस 1947 में। तो ये चीज ध्यान रखना, जब आपसे ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस पूछेंगे तो आप बताएंगे 72.7 एग्जैक्ट। क्वेश्चन में 75 भी आ सकता है, क्वेश्चन में 3/4 भी आ सकता है, एक ही आंसर है, तीनों में से जो भी मिले उस पर टिक मार देना। अगर ब्रिटिश रूल कॉलोनियल रूल पूछ ले तो 85%। अगर सर कुछ भी लिखा ना हुआ है, सिर्फ ये आ जाए व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन डिपेंडेड ऑन एग्रीकल्चर, बस आगे कुछ ना बताए। अगर कुछ नहीं बताते हैं तो हमारी बुक का क्या नाम है, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। कुछ भी नहीं पूछा तो आप ईव ऑफ इंडिपेंडेंस की बता देंगे, यानी 1947 का डाटा बताएंगे, ठीक है। लेकिन हाँ, साथ में मेंशन जरूर कर देना कि ये कब का डाटा आप बता रहे हैं। चलिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है आपका, विच ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज वॉज इंडिया पर्टिकुलरली वेल नोन बिफोर द एडवेंट ऑफ द ब्रिटिश रूल। अंग्रेजों का राज शुरू हुआ उससे पहले इंडिया कौन सी ट्रेडिशनल इंडस्ट्री के लिए मशहूर था। तो कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के लिए, जब मैंने आपको ये बताया था कि कई बच्चों को ये कंफ्यूजन हो जाता है कि सर ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज में क्या फर्क है। कई जगह तो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज लिखा हुआ आ जाता है, कई जगह हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज आ जाता है। तो ट्रेडिशनल इंडस्ट्री का मतलब मैंने आपको बताया था पारंपरिक इंडस्ट्रीज जो पुराने जमाने से चलती हुई आ रही हैं, पुराने जमाने से चलती हुई आ रही हैं, उनमें इंडिया हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के लिए मशहूर था। ऐसे इंडस्ट्रीज जिसमें हाथ की कला का इस्तेमाल ज्यादा होता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वर द मेन रीजन बिहाइंड एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस। देखिए यहां बैकवर्डनेस आ गया। पहला क्वेश्चन देखा था हमने, उसमें क्या था, स्टेग्नेशन। यह है बैकवर्डनेस, बैकवर्डनेस है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, तो वही रीजन आपका बताया। स्टेग्नेशन का सबसे बड़ा रीजन क्या देखा था, लैंड सेटलमेंट सिस्टम। यहां पे सबसे बड़ा रीजन क्या है, क्योंकि टेक्नोलॉजी आउटडेटेड है तभी तो बैकवर्ड है हम। इरिगेशन फैसिलिटी की कमी है, तो ये यहां पे दो मेन रीजन है। तो आप स्टेग्नेशन और बैकवर्डनेस में डिफरेंस जरूर समझ के चलें। अगला क्वेश्चन है, विच इंडियन इंडस्ट्री वाज एडवर्सली अफेक्टेड ड्यू टू द पार्टीशन। जब 1947 में हमें इंडिपेंडेंस मिली तो अनफॉर्चुनेटली हमारी कंट्री का पार्टीशन भी हो गया था इंडिया और पाकिस्तान में, जिसमें इंडिया को ज्यादा बुरा असर पड़ा था, क्योंकि इंडिया के मेनली एग्रीकल्चर लैंड पाकिस्तान की तरफ चले गए थे, लेकिन पॉपुलेशन ज्यादा इंडिया की तरफ आ गई थी। साथ के साथ एग्रीकल्चर में तो नुकसान हुआ ही हुआ। अगर इंडस्ट्रीज की बात करें तो जूट इंडस्ट्री पे भी बहुत भारी असर पड़ा है, क्योंकि जूट इंडस्ट्री बंगाल साइड में बहुत ज्यादा फेमस थी। और जब पार्टीशन हुआ तो बंगाल का भी बहुत मेजर पार्ट जो है वो पाकिस्तान में चला गया था, जो बाद में पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश बन गया। तो वहां पे जूट इंडस्ट्री के लिए इंडिया बहुत मशहूर थी, हाई क्वालिटी के जूट मिलते थे।
अब क्योंकि पार्टीशन हो गया तो पाकिस्तान में चला गया, इसलिए जूट इंडस्ट्री के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा था। अगला क्वेश्चन है, गिव द मीनिंग ऑफ ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मतलब बताइए। तो ऑक्यूपेशनल देखिए किस वर्ड से बना है, ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन का मतलब होता है काम। तो ये वही बताता है कि किसी भी इकोनॉमी में कितने लोग किस किस सेक्टर में किस किस इंडस्ट्री में काम करते हैं। तो ये उनका डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पर्सन। हमारी पॉपुलेशन का वो हिस्सा जो वर्किंग है, जो काम करता है, उसके डिस्ट्रीब्यूशन को बताता है कि कितने परसेंट लोग जो है वो प्राइमरी सेक्टर में काम करते हैं, कितने सेकेंडरी में करते हैं, कितने टर्शियरी में करते हैं। तो ये ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज इन इंडिया। इंडिया में हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज डिक्लाइन होने का असर पूछा है, रीजन नहीं पूछा, सॉरी इफेक्ट पूछा है। अगर रीजन पूछा होता तो आप रीजन में बताते क्या, रीजन में आप बताते डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी, और रीजन में इसके अलावा और भी बहुत रीजन थे, सिर्फ यही रीजन नहीं था, लेकिन ये सबसे बड़ा मेन रीजन था। इफेक्ट पूछा है तो इफेक्ट हमने अभी डिस्कस किया, जब हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज खत्म हो गई तो क्या हुआ भाई, लोग बेरोजगार हो गए और ब्रिटिश या ब्रिटेन के गुड्स की डिमांड ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि इंडिया में वो गुड्स की सप्लाई हो नहीं पा रही थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट डू यू मीन बाय कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। तो देखिए दो तरीके की फार्मिंग होती है, एक होती है सब्सिस्टेंस फार्मिंग और एक होती है कमर्शियल फार्मिंग। तो यहां पूछा है कमर्शियलाइजेशन का क्या मतलब है। तो सब्सिस्टेंस फार्मिंग तो वो फार्मिंग होती है जो सिर्फ सेल्फ नीड्स को फुलफिल करती है, खुद की नीड्स को फुलफिल करने के लिए जरूरी होती है। सब्सिस्टेंस फार्मिंग के अपोजिट होती है कमर्शियल फार्मिंग या कमर्शियलाइजेशन, यानी कि फार्मिंग या एग्रीकल्चर इस तरीके से किया जाए कि हम सेल्फ कंजम्पशन तो कर ही करें, लेकिन उसके अलावा कुछ चीजों को मार्केट में सेल भी करें जिससे कमाई हो। तो उसके लिए हमारे पास मार्केटेबल सरप्लस होना जरूरी है। मार्केटेबल सरप्लस, ये ऐसे टेक्निकल वर्ड्स है ना जिस पे आप थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दिया करें। ये स्पेसिफिक वर्ड्स, टेक्निकल वर्ड्स आप अपने आंसर में यूज करोगे तो ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। आपसे वैसे भी पूछा जा सकता है, जैसे मैंने कुछ क्वेश्चन में आपको पहले परपेचुअल इंडेटनेस बताया था, ऐसे ही मार्केटेबल सरप्लस का मतलब होता है कि खुद की नीड को फुलफिल करने के बाद जितनी भी फसल बच गई वो मार्केटेबल सरप्लस कहलाती है। जैसे कि मान लीजिए मैंने 200 किलो गेहूं का प्रोडक्शन किया है, जिसमें से मेरी फैमिली को 100 किलो गेहूं की ही जरूरत है, तो जो वो तो मैंने खुद की नीड के लिए रख ली है। जो एक्स्ट्रा 100 किलो बचे वो कैसे हैं, वो बिकने के लिए तैयार है, तो उसे मार्केटेबल सरप्लस कहा जाता है। मार्केटेबल मतलब बिकने के लिए तैयार है, सरप्लस मतलब एक्स्ट्रा। तो मार्केटेबल सरप्लस को ही बेचा जाता है। तो कमर्शियलाइजेशन ऑफ फार्मिंग का मतलब है कि क्रॉप्स का इस तरीके से प्रोडक्शन करना कि मार्केटेबल सरप्लस तैयार हो और मार्केट में बेच के अर्निंग भी की जाए, सिर्फ और सिर्फ सेल्फ कंजम्पशन ना हो। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मेन कॉज ऑफ फूड शॉर्टेज इन इंडिया आफ्टर द पार्टीशन। पार्टीशन के बाद इंडिया में फूड की बहुत कमी आ गई थी। ये मैंने आपको जब हमने लेक्चर्स बताए थे, मैंने तब भी बताया था कि हम यूएसए से इंपोर्ट करते थे फूड ग्रेन्स और बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो गए थे यूएसए के ऊपर। इनफैक्ट जब पाकिस्तान के साथ हमारी लड़ाई हुई उस टाइम पे यूएसए ने धमकी भी दी थी इंडिया को कि आप बैक ऑफ कर जाए, अदरवाइज आपको फूड ग्रेन्स नहीं भेजेंगे हम। और क्योंकि हमारे पास फूड ग्रेन्स की इतनी समस्या थी कि हमें उनके प्रेशर के नीचे दबना भी पड़ा था। तो वो रीजन क्या था, वो रीजन यही था जो मैंने अभी आपको बताया कि एग्रीकल्चरल लैंड का मेजर पोर्शन पाकिस्तान की तरफ चला गया था, क्योंकि पंजाब एरिया में ना ज्यादा एग्रीकल्चरल लैंड था, और जब पार्टीशन हुआ तो बंगाल और पंजाब का ही एरिया पाकिस्तान में ज्यादा चला गया था। तो जो मेन एग्रीकल्चरल लैंड था जहां से प्रोडक्शन ज्यादा होती थी वो पाकिस्तान की तरफ चला गया था, तो हमारे देश में फूड की शॉर्टेज आ गई थी। अगला क्वेश्चन है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितना था। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 218 पर 1000 था। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब कि 1000 में से कितने नवजात बच्चों की मृत्यु हो जाती है। नवजात बच्चे जो 1 साल कंप्लीट करने से पहले उनकी डेथ हो जाती है। फिर पूछा जाता है कि ब्रिटिश पीरियड में सबसे इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर कौन सा डेवलप किया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर
तो छोड़िए, अगर ये पूछ ले कि ब्रिटिशर्स का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन क्या था, तो ब्रिटिशर्स का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन रेलवे ही था। हालांकि उन्होंने उसकी शुरुआत तो अपने फायदे के लिए की थी, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था, क्योंकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसका फायदा हमें भी बहुत ज्यादा हुआ था। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है, What was the effect of the decline of handicraft industries in India? वही क्वेश्चन रिपीट हो गया जो हमने पहले देखा था। उसमें हमने देखा था कि क्या असर हुआ था, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा हो गई थी और ब्रिटिश के जो फिनिश्ड गुड्स थे उनकी डिमांड अब हम ज्यादा करने लग गए थे। तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, वही क्वेश्चन है जो हमने ऊपर देखा था। तो ये था आपके सारे क्वेश्चन आंसर्स जो कि स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी बेस्ड थे। हमने सारे क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस किए हैं, 2 पार्ट में हमने इसे कंप्लीट किया है। इसके साथ हमारा ये चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है। आप ये वीडियोस देखें, अगर कोई डाउट हो तो जो व्हाट्सएप है हमारा, उस पर आप डाउट पूछ सकते हैं। आप टेलीग्राम पे डाउट पूछ सकते हैं, आपके पास नंबर भी है, इन नंबर्स पे आप मैसेज करके डाउट्स पूछ सकते हैं। अगली वीडियो में हम शुरुआत करेंगे चैप्टर 2 की। तब तक आप चैप्टर 1 की सारी वीडियोस को देख के इस चैप्टर को कंप्लीट कर ले, क्योंकि सारे चैप्टर्स कुछ ना कुछ इंटर रिलेटेड जरूर है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही था। जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ, नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड प्लीज स्टे एट होम, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। Again, thanks for joining our channel and watching this video.